बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 अप्रैल और दिन है मंगल का। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को, मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ कम्युनिटी और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जिनका आज पहला रोज़ा भी था, उन्हें भी बहुत मुबारक। और मिलकर अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि इस माह मुक़द्दस के नतीजे में हमें बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं कि जिन हालात का सामना पाकिस्तान को इस वक्त है, इससे बहुत जल्द हम बाहर निकल आएँ और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें। पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा या आइडियल नहीं है। आप जानते हैं कि हुकूमत और TLP के दरमियान मामला थोड़े बिगड़े हुए हैं और उसको सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात बहुत अच्छे से जारी थे, फिर अचानक से डेडलॉक आया और मामला तो उस तरफ चले गए जहाँ पर नहीं जाने चाहिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस बारे में भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और मुल्क के 3 बड़ों की एक अलग बैठक हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI और वज़ीर आज़म की बहुत ही अहम मुलाकात मुल्क के अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और काबीना में रद्द-व-बदल का सिलसिला जारी है, तब्दीली की तलवार बहुत सारे वज़रा पर लटक रही है। और आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को एक बार फिर इत्तलात व नशरियात का कलमदान सौंप दिया गया है। वो इस कलमदान लेने से खुश हैं या नहीं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और कौन से वज़रा ने फ़ोर्स किया उन्हें कलमदान लेने पर, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म की उनसे होने वाली वन-ऑन-वन गुफ्तगू में क्या दिलचस्प बातचीत हुई, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही दिलचस्प बात यह कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शौकत तरीन कब चार्ज संभाल रहे हैं, और उनके हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको बताऊंगा। और आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शौकत तरीन इस वक्त भी हुकूमती अमूर की अंजामदही ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले मुआशी इजलासों में शरीक भी हो रहे हैं। 2 दिन पहले होने वाले इजलास में वो बैठे और वज़ीर आज़म को क्या इनपुट दिया गया, उस पर बात करेंगे। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, किस शक्ल में हो रहा था, और वज़ीर आज़म के थिंक टैंक के हवाले से बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले अहम मसले पर बात कर लेते हैं जो हुकूमत और TLP के दरमियान जारी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक बात बहुत ही वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये खालिस्तन हुकूमत की जानिब से या हुकूमती हलकों की जानिब से आने वाली मालूमात और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर है। इस पर मेरा अपना ज़ाती कोई तबसरा या कोई तज्जिया शामिल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हसास किस्म का मामला है, मजहबी नौइयत का मामला है। और मैं नहीं चाहता कि इस मामले में अपने किसी भी किस्म की जज्बाती वाबस्तगी का अलल ऐलान आपके सामने ज़िक्र करूं। इसलिए जो हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, उस हवाले से गुज़िश्ता दिनों 2 बहुत अहम इजलास हुए। एक तो वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को बुलाया मुलाकात के लिए, और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था कि TLP के साथ जो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से मामलात चल रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे, और उस हवाले से उनको कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी थे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने फिर वज़ीर मजहबी अमूर को बुलाया, वज़ीर दाखिला को बुलाया, और अमन व अमान की सूरत हाल की निगरानी करने वाले कुछ ज़िम्मेदारान को बुलाया गया। उस इजलास की ऑफिशियल तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम उसकी फुटेज ज़रूर रिलीज़ की गई और ये बताया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ये इजलास बुलाया गया। जो आज मेरी अहम हुकूमती ज़िम्मेदारान से बात हुई, उनके मुताबिक मामला बहुत खुश असलूबी से चल रहे थे। हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही थी, और उस इजलास में ये फ़ैसला हो चुका था कि हुकूमत, बल्कि उस फ़ैसले को मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ TV पर, कि हुकूमत TLP के जो मुतालबात हैं उनको पार्लियामेंट में ले जाने का असूली फ़ैसला कर चुकी है। और फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का जो मामला है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और उनकी तजावीज़ हासिल की जाएंगी। उन तजावीज़ की रोशनी में ही कोई फ़ैसला होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के ऊपर। और FATF के रिलेटेड जो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें फ़्रांस बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान ऐसा कोई भी डिसीजन फौरी तौर पर लेने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन इस दौरान जब मुज़ाकरात जारी थे तो हुकूमत को ये इत्तला मिली कि TLP मुमकिन तौर पर किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकती है, जिसका बाद में ऐलान किया भी गया। और हुकूमत के पास ये इत्तला थी कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान कोई बड़ा शर्अंगेज़ी का वाक़या हो सकता है या कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसको रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़, खुफिया इदारे और वज़ारत दाखिला
کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور بھی انگیج کرنے میں لگی رہی، لیکن معاملات شاید ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جاتا اور ملک گیر اسی قسم کی سچویشن کا سامنا حکومت کو کرنا پڑتا جس قسم کا اب کرنا پڑ رہا ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا سٹیپ اٹھایا گیا۔ جب میں نے کچھ حکومتی لوگوں سے پوچھا کہ کیا نارملائز کرنے کے لیے سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس پر دو ٹوک موقف اپنایا گیا کہ رہائی کا کوئی آپشن اس وقت زیر غور نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا آپ وہ سنیے اور پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال، ملک کے امن و امان، ساری صورتحال پہ غور و خوض۔ سر پورا ملک جو ہے اسپیشلی طور پر پنجاب جو ہے اس وقت بند ہے، اور وہاں پر پولیس کو اس وقت جو ہے وہ پڑ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فیصلہ؟ یہ تو نہ کہیں کسی کو مار پڑ رہی ہے، سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا فیصلہ کیا ہوا ہے سر؟ کوئی فیصلہ، کوئی رہائی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ کسی کی رہائی کا کوئی فیصلہ۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اگلے 24 سے 72 گھنٹے اہم ہے، اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے حکومتی وزراء ایکٹیو ہوئے ہیں سیز فائر کے لیے، کیونکہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کو پکڑ کر اگر پولیس مار رہی ہے یا سارے پولیس والے مل کر کسی ایک شخص کو مار رہے ہیں تو یہ مناظر ہمارے لیے دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جذباتی وابستگی بھی اپنی جگہ، ملکی ریاستی رٹ بھی اپنی جگہ، لیکن یہ سارا جو کچھ منظرنامہ اس وقت ہو رہا ہے یہ ملکی امیج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، جسے بہت جلد کاؤنٹر کر لینا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ حکومتی وزراء کی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے آیا ہوں، اور 2-3 دن پہلے بھی میں نے آپ کو یہ خبر بریک کی تھی کہ فواد چودھری صاحب کو لایا جا رہا ہے اطلاعات کے وزیر کے طور پر، جو کہ فواد چودھری صاحب چاہتے نہیں تھے۔ بہت کوشش کی، انہوں نے وزیر اعظم کو منانے کی کوشش بھی کی کہ وہ یہ ذمہ داری ان کو نہ دیں، کیونکہ میں پرسنلی طور پر اس وزارت کو کور کر چکا ہوں، مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہیکٹک کام ہے، اور فواد چودھری صاحب چونکہ اس وزارت میں پہلے ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں، ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ راتوں کی نیند اور دن کا چین دونوں حرام ہو جاتا ہے جب کوئی وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر فرنٹ پر آنا پڑتا ہے، ہر جگہ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات، ان سارے معاملات کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو بہت ہی ایکٹیو بندہ اس وزارت کے لیے چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب بیسٹ آپشن ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب خود بھی نہیں چاہتے تھے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب بھی بار بار ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے کہ میرے سے یہ وزارت واپس لو، میرا تو دن رات کا سکون جو ہے وہ برباد ہوا پڑا ہے۔ تو وزیر اعظم کو باضابطہ ریکویسٹ کر دی گئی تھی ان کی طرف سے بھی۔ تو وزیر اعظم اور بعض وفاقی وزراء جن میں اسد عمر بھی شامل ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ فواد چودھری صاحب ہی ایک بار پھر قلمدان سنبھالیں، کیونکہ پبلک ڈیمانڈ بھی یہی تھی۔ تو فواد چودھری صاحب بار بار اپنے دوست وزراء کو یہ پیغامات بھیجتے تھے کہ میری جان چھڑاؤ اس وزارت سے، لیکن آج وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی، کل بھی ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ نام تجویز کریں کہ یہ ذمہ داری کس کو دی جا سکتی ہے، جس کے بعد فواد چودھری صاحب ذرا لاجواب ہوئے، اور پھر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذمہ داری لینی پڑی، کیونکہ وزیر اعظم کا حکم تھا، اس کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ تو آج انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس بھی بطور وزیر اطلاعات کر دیا، نوٹیفیکیشن کچھ دیر میں یا کل تک جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا آپشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے وزارت خزانہ میں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شوکت ترین کا نام اچانک سے پاپ اپ ہو گیا، اور وہ کیسے آ کے معاملات سنبھالیں گے، کب سنبھالیں گے؟ تو میری کچھ حکومتی اراکین سے بات ہوئی، اور مجھے جان کر یہ حیرت ہوئی، جو چیز میڈیا میں ابھی رپورٹ نہیں ہو رہی، وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن یہ ہے کہ شوکت ترین ایک طرح سے آپ کے ڈیفیکٹو منسٹر آف فائنانس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے، وہ اس طرح سے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاسوں میں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عوام کو ایک تو بتایا نہیں جا رہا، اور دوسرا اس کی فوٹیجز اس طرح سے ریلیز نہیں کی جا رہی۔ جن اجلاسوں میں وہ بیٹھ رہے ہیں تب تک شاید نہ ریلیز ہو جب تک ان کے نیب سے کیسز کلیئر نہیں ہو جاتے۔ میری مصدقہ ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ شوکت ترین وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے معاشی اجلاسوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ پرسوں بھی سبسڈی سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں بھی بیٹھے ہیں، اور اپنی ان پٹ انہوں نے وزیر اعظم کو دی ہے، اور ان کی ان پٹ کی بیس پر بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے، اس وقت بھی ان کو وزیر اعظم اکثر بلایا کرتے تھے، اور بہت سارے اجلاسوں میں وہ نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ ان کی ان پٹ پر بہت سارے فیصلے لیے گئے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ وزیر اعظم نے ایک تھنک ٹینک قائم کر رکھا تھا، جس میں ملک کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی معاشی ایکسپرٹس شامل ہیں، جن میں یہ شوکت ترین بھی شامل رہے ہیں، اور ساتھ ہی مختلف بینکوں کے سربراہان، جن میں چیئرمین HBL سلطان علانہ شامل ہیں۔
बड़ा नामवर नाम है उनका, वो भी शामिल रहे हैं। और जो हुकूमत की मुआशी कामयाबियाँ हैं उनके पीछे सिर्फ हफीज शेख ही नहीं है, ये पूरा मुआशी थिंक टैंक था। इस हवाले से मैं एक अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह मुआशी थिंक टैंक की गाइडलाइंस की रोशनी में पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त ट्रैक में ला रहे हैं। तो इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि शौकत तरीन इस वक्त हुकूमती अमूर को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि फ़ैसला साजी में भी शामिल हैं, और आएंगे वो तब, या नोटिफिकेशन उनका उस वक्त होगा जब उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और जिस दिन उनकी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई और हेयरिंग होना शुरू हो गई अदालतों में, उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि उनका नोटिफिकेशन उसी दिन या उससे अगले दिन जारी हो जाएगा, क्योंकि उनको अब क्लीन चिट मिलने वाली है मेरी इतलात के मुताबिक। थोड़ी सी बात करनी है PDM के हवाले से। 10, 12, 15 लोग हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा मीडिया घूम रहा है। सुबह उठते हैं शाम तक PDM बचगाना सा खेल लगा रखा है। मैं शायद ये आखिरी बार बात कर रहा हूँ PDM के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मज़ीद फर्दर अब डिस्कशन हो ही ना, ये वक्त का ज़िया है। जब PDM के लोग आपस में ही संजीदा नहीं हैं तो वो ना मुल्क के साथ संजीदा हैं, ना आपके मसलों के लिए संजीदा हैं, ना पॉलिसी में, ना फैसला साजी के लिए संजीदा है। कोई अजीब सा खेल चल रहा है, कोई नोटिस की कॉपियाँ फाड़ रहा है, कोई कह रहा है आगे मेरे से माफ़ी मांगो, एक दूसरे के साथ ये सारा कुछ चल रहा है। और ओहदों से रिज़ाइन इस तरह कर रहे हैं और अनाउंसमेंट इस तरह हो रही है कि तमाम ऑफिस बैरियर्स ने अपने अपने ऑफिस से इस्तीफ़ा दे दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी किसी पोस्ट पे तैनात किया गया था इनको 22वें ग्रेड पर, और या पता नहीं इससे भी कोई ऊपर का कोई ओहदा था इनके पास जो अवामी मुफाद का था, और अब इन्होंने ये ओहदे छोड़ दिए तो मुल्की निज़ाम अब नहीं चल सकता। और उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरह सरबराही इजलास बुलाते हैं PDM का जैसे मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई एपेक्स इजलास नहीं होता, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC का इजलास होता है। बहुत हंगामी सूरत हाल हो तब वज़ीर-ए-आज़म वो इजलास बुलाते हैं और मुल्क में हलचल मच जाती है कि NSC का इजलास बुला लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस तरह इजलास बुलाते हैं कि जनाब PDM का सरबराही इजलास बुला लिया, और फिर एंड पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागते हैं। होता हासिल असूल कुछ नहीं है, आवाम को अजीब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है PDM ने। तो मेरी दरख्वास्त है कि अब संजीदा लेना छोड़ दें इस बातों को, या अगर इनको संजीदा लेना है तो फिर उनको चाहिए कि आवाम के हक़ में फ़ैसला साजी, कानून साजी और जितना भी आवाम के मुफाद का एजेंडा है उसके ऊपर आएँ और हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें। आज तक के लिए इतना ही, और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आने वाले दिनों में आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।